तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं विद्यासारथी चैनल और आज है एनएमएस का क्लास 3। एनएमएस का जो क्लास था फुल क्लास था उसका आज क्लास 3 है। तो आप सभी ने जो हमारा क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिए। हमने इसका पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है। आज हमारा सेट का हिस्ट्री का क्लास 2 है। ये देख सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। पूरा चैप्टर हमने इसमें कवर किया हुआ है और यहाँ तक कि जिन बच्चों ने हम बता देते हैं कि जिन बच्चों ने हमारा नोट्स अब तक नहीं खाता है वो ख़रीद लें, क्योंकि जब वे उन नोट्स को पढ़कर यहाँ पर आकर अपना टेस्ट कर सकते हैं। यह आप सभी का लाइव टेस्ट है और इन क्वेश्चंस को आप सभी नोट करके रख लीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत कब आए थे? कब आए थे यूरोपीय व्यापारी? आंसर आप करिए। जिन्होंने हमारा नोट्स लिया होगा माफ़ करिएगा, जिन्होंने हमारा नोट्स लिया होगा वो उन्हें इसका आंसर पता होगा, ये क्योंकि टेस्ट चल रहा है। और वे सभी बच्चे जो अभी इस लाइव क्लास को देख रहे हैं सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा और जो जो मैं बातें बताऊंगा उन्हें भी नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके अपने दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाएगा। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में भारत आए थे। इस पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और जिन्होंने हमारा नोट्स खरीद लिया है वे उन्हें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह सब नोट्स में लिखा हुआ है। और जिन्होंने अब तक नहीं लिया वे नोट्स ले लें। तो देखिए, 15वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए थे लाल सागर होते हुए। लाल सागर से होते हुए आए, फिर वो उन्होंने ज़मीन का रास्ता अपनाया, मतलब लाल सागर होते हुए स्थल मार्ग अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो यह वही ईस्ट इंडिया कंपनी है जिसकी स्थापना इंग्लैंड में थी। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? आप सभी को पता होगा, इसे भी हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुआ था। और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे नोट्स करते हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में हमारे आंसर बताने से पहले ही कमेंट में अपना आंसर लिख दें, ताकि आप सभी को पता चले कि आपने कितने अच्छे से तैयारी की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाभ कमाने के उद्देश्य से की गई गतिविधियों को क्या कहते हैं? जैसे कि क्या हुआ, प्राचीन वो जो था ना आधुनिक यूरोप में अपना लाभ कमाने से के उद्देश्य से की गई गतिविधियां जो भी थी उन्हें क्या कहा गया था? उन्हें वाणिज्यवाद कहा गया था। इसका पूरा एक्सप्लेन जो है नोट्स में, तो आप नोट्स ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। और नोट्स के साथ आपको रोज़ फ्री क्लास भी मिलेगा और OMR भी बिल्कुल फ्री में है उसके साथ। सर्वप्रथम किस व्यापारी ने भारत में फैक्ट्री खोली थी? मतलब पहला अंग्रेजी व्यापारी जो इंग्लैंड से आया था और भारत में अपनी फैक्ट्री खोला था, वो कौन था? वह था टॉम स्रो। और इसने किस सम्राट के शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में आया था। जहांगीर के शासनकाल में टॉम स्रो आया था और जहांगीर से इसने इजाज़त ली थी। आगे बात करते हैं। यह सभी आप नोट कर लीजिएगा कि जहांगीर के काल में आया था, जहांगीर से इजाज़त ली थी, इन सभी को आप नोट करिएगा। अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्रियां कहाँ लगवाई थी? तो टॉम स्रो के बाद जो अंग्रेज़ आए, पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ लगवाई थी? तो याद रखिएगा, देखिए बहुत सा, मसूलीपट्टनम, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, हुगली, कासिम बाज़ार और पटना। तो देखिए यहाँ पे कुछ नामों को हम गौर करिएगा। मसूलीपट्टनम, इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम दो नहीं, एक ही है, ठीक है। ये नहीं कि मसूलीपट्टनम आ गया तो अलग, मछलीपट्टनम अलग नहीं। मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम एक है। मद्रास का वर्तमान नाम चेन्नई है, तो इसलिए मद्रास और चेन्नई एक है। मुंबई का नया नाम तो आप सभी को पता होगा कि मुंबई है। कलकत्ता, हुगली या कासिम बाज़ार, पटना है, वही का वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतानाती में किसने फैक्ट्री खोली थी? तो सूतानाती में जॉब चार्नोक ने 1690 में फैक्ट्री खोली थी। कौन था वो सूतानाती में खोलने वाला? यही जानते हैं, यही था। फोर्ट विलियम का नाम सुना है ना, फोर्ट विलियम। यही फैक्ट्री जो था ना, फैक्ट्री बड़ा होता गया, इसके चारों तरफ अंग्रेज बसते गए और अंग्रेज बसते गए तो इसके चारों तरफ से किलाबंदी कर दी गई और इसका नाम फोर्ट विलियम रख दिया गया। इसको खोला किसने था? जॉब चार्नोक का, 1690 ईस्वी में। याद रखिएगा, फोर्ट विलियम यही था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब 3 गांवों की ज़मींदारी खरीद ली थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब खरीदी थी? 1696 में। कब खरीदी थी? 1696 में, 1696 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांवों की ज़मींदारी खरीद ली थी। और वे 3 गांव कौन थे? कालीकत्ता, सूतानाती और गोविंदपुर। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीकत्ता, सूतानाती और गोविंदपुर, इन तीनों की ज़मींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1696 में खरीद ली थी और कलकत्ता इन्हीं तीनों को मिलाकर बना था।
ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ आप सभी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए, एनएमएमएस एग्ज़ाम के लिए VVI होने वाला है। और अपने दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। फ्रांसीसी ने सर्वप्रथम अपने, रुकिए एक सवाल ऊपर छूट गया, अंग्रेज़ों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? क्योंकि उन्हीं की बहुत सारी फैक्ट्री थी, तो एक हेड ऑफिस होता है ना, तो उनका हेड ऑफिस कहाँ था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? मद्रास। मद्रास वही चेन्नई, तमिलनाडु। और फ्रांसीसियों का जैसे कि अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम अपने फैक्ट्रियाँ लगाई, तो फ्रांसीसियों ने भी लगाई। तो फ्रांसीसियों ने कहाँ लगाई थी? तो देखिए, पूर्वी तट पर चंद्रनगर, बालासोर, और पश्चिमी तट पर माहे। माहे पश्चिम तट पर स्थित है, भारत के पश्चिम तट। बालासोर और चंद्रनगर, बालासोर और चंद्रनगर पूर्वी तट पर स्थित है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों का प्रधान कार्यालय क्या था? जैसे कि अंग्रेज़ों का हेड ऑफिस था, तो वैसे फ्रांसीसियों का भी था। तो फ्रांसीसियों का था ना, पांडिचेरी में था, पांडिचेरी। इसे वर्तमान में पुडुचेरी या पांडिचेरी जो होगा आप देख लीजिएगा। ऐसे उसका नाम पांडिचेरी या पुडुचेरी दोनों बोला जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773 वहाँ पर मिट गया, नोट कर लीजिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लागू हुआ था, और इसे लागू किसने किया था? तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, उनका नाम ही था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन, माफ करिएगा, हेस्टिंग्स लिख देते हैं, हेस्टिंग्स नाम था उनका, ब्रिटिश गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। जो इनसे मिलता जुलता नाम होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो होता है अलग अलग किताबों में भिन्न भिन्न होता है, तो आप इसे देख लीजिएगा। मतलब एग्ज़ाम में वारेन हेस्टिंग्स जैसा कोई नाम होगा तो उसे आप टिक मारिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नवाब ने कब फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया था? तो कर्नाटक के नवाब ने 1740 ईस्वी में फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया था, क्योंकि उनके इलाके के नज़दीक, यानी सीमा के नज़दीक उनका एक कार्यालय था। कर्नाटक के उत्तराधिकारी का संघर्ष कब शुरू हुआ था? तो 1750 में शुरू हुआ था। यही था 3 कर्नाटक युद्ध, जिसमें से एक फ्रांसीसियों ने जीता था और 2 अंग्रेज़ों ने जीता था। और यही बंगाल का दीवान कौन था? बहुत अच्छा सवाल आ रहा है, और ये VVI भी है। बंगाल का दीवान मुर्शिद कुली खां था, जो कि बंगाल पहले क्या था? मुग़ल साम्राज्य का एक हिस्सा था, और यहाँ का दीवान मुर्शिद कुली खां था, जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, पर फिर भी जो था ना, यह मुग़ल बादशाह को अपना जो टैक्स होता है ना, वो भेजते रहा। नेक्स्ट है, मुर्शिद कुली खां के बाद उसकी गद्दी पर कौन बैठा? मतलब वो जब मर गया तो उसके बाद उसका जो बंगाल का नवाब कौन बना? तो बंगाल का नवाब उसके बाद बना था अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला। इसके बारे में, सिराजुद्दौला कौन था? तो सिराजुद्दौला अलीवर्दी खां का नाती था, याद रखिएगा। देखिए अगला क्या, बंगाल में पहली अंग्रेज़ी फैक्ट्री कब लगाई गई थी? तो 1651 ईस्वी में लगाई गई थी। 1651 में लगाई गई थी पहली अंग्रेज़ी फैक्ट्री। कहाँ लगाई गई थी? हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल्दी से हमें ख़त्म करना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट क्लास की भी तैयारी करनी है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था, 1757 ईस्वी में। इसको लेकर हम एक्सप्लेन कर देते हैं। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। इसमें जो था ना, सिराजुद्दौला मारा गया क्योंकि उसका जो सेनापति था मीर कासिम, उसने गद्दारी कर दी थी, मतलब अपने राजा से ही उसने धोखा कर दिया और अंग्रेज़ों से जा मिला। यह सभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया इसमें लिखा है, तो सो बात अलग है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आगे की बात करते हैं, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। समझ रहे हैं? बक्सर का युद्ध, जब मीर कासिम था ना, तो मीर कासिम और को लालच बढ़ने लगा, तो अंग्रेज़ों से उसने और पैसा का डिमांड किया, तो उसको हटा दिया। और जो मीर कासिम का मीर जाफ़र नाम था उसके सेनापति का, माफ़ करिएगा, मीर जाफ़र नाम था। तो मीर जाफ़र का जो दामाद था ना, मीर कासिम, उसको उन्होंने क्या बना दिया था? उसको उन्होंने राजा बना दिया था बंगाल का, जो कि अंग्रेज़ों का ग़ुलाम नहीं बनना चाहता था। तो उसने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया, अकेले नहीं किया था युद्ध। ये आपसे पूछा जाएगा कि अकेले उसने युद्ध नहीं किया था, उसने अवध का नाम, उसका नाम था सुजाउदौला। याद रखिएगा, सुजाउदौला नोट कर लीजिएगा। सुजाउदौला, क्या नाम था उसका? सुजाउदौला, सुजाऊ, उसका नाम ही था सुजाउदौला। और अब अवध का नवाब था सुजाउदौला था, और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों था ना मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ा, फिर भी हार गए। 1764 में बक्सर में यह युद्ध हुआ था, फिर भी हार गए। तो देख लीजिए, तीन को मिलाकर भी अंग्रेज़ उनको हरा ही दी है आखिर में।
और उसके बाद 1 साल बाद क्या हुआ ना कि उसके बाद इलाहाबाद की संधि हो गई 1765 ईस्वी में। तो लिखा ही है कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो इसमें क्या हुआ था ना कि जो अवध का नवाब था तो उसको उसका राज्य दे दिया गया, और मुग़ल बादशाह जो शाह आलम था ना उसने बंगाल का जो था ना वहाँ पे टैक्स वसूलने का, कर वसूलने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और उन्हें जो था ना अवध में इलाहाबाद और करा, ये दोनों जगह के नाम है, यह दोनों पे वहाँ पे राज करने को मिला उन्हें। और आपसे इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको अभी भी कोई सवाल पूछना है, ये नहीं कि कब क्वेश्चन आएगा कब वीडियो, ये सब तो पूछते ही हैं आप लोग। मतलब कोई और क्वेश्चन बुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पर हमें फ़ोटो खींच कर भी भेज सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क भी है। देखिए होमवर्क क्या है। उपयुक्त सभी प्रश्नों पर जितनी बातें बताई गई उन्हें लिखकर हमें टेलीग्राम पर भेजें। हमने जितनी बातें बताई ना सभी पे एक्सप्लेन किए, उन सभी को एक कॉपी में लिखिए, और इसका एक अलग से कॉपी, हम जितना पढ़ाएंगे ना आप उसका एक अलग से कॉपी बना लीजिएगा, क्योंकि यह आपको पूरे आगे तक काम देगा। सिर्फ एनओएमएस एग्ज़ाम नहीं, पूरे आगे तक काम देगा। इसको आप को लिख कर हमें टेलीग्राम पर भेजना है। हम आपका होमवर्क चेक करेंगे, जिसका होमवर्क सबसे ज़्यादा अच्छा होगा हम उसको जो है फ्री में OMR देंगे। और लास्ट में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक करके क्योंकि आप अपनी अटेंडेंस लगाते हैं ताकि मुझे पता चलता है कि कितने बच्चों ने इसे देखा है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उन्हें एनओएमएस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, कि ताकि वो एनओएमएस एग्ज़ाम पास कर सकें। और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गुड हाय कुछ भी कमेंट कर दीजिएगा। और नेक्स्ट बात यह है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइएगा, ताकि वे भी एनओएमएस एग्ज़ाम पास कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।